अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, पाकिस्तान में वैसे मसाइल की कमी तो नहीं है, बहुत सारे मसाइल हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक जो नई तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल तमाम ही सूबों में ये सूरत हाल है, सिंध में भी ये सूरत हाल है। ये मामला क्या है और इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? चाइल्ड लेबर पर जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पर हों या समाजी सतह पर हों, उनकी वर्किंग का रिज़ल्ट क्या आ रहा है और क्या ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से हम चाइल्ड लेबर पर काबू पा सकते हैं। हम अपने शो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है चाइल्ड राइट्स पर वो क्या कहता है और पाकिस्तान में जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। क्या हम आलमी सतह पर जो कवानीन मौजूद हैं उनकी बराबरी पर हमारे यहाँ कानून मौजूद है। और ये जो चाइल्ड लेबर में बच्चे इन्वॉल्व हैं, इन बच्चों की सेहत का ख्याल कौन रख रहा है और इन बच्चों के हवाले से जो कानून साजी हुई है या हो जाती है, क्या हमने कभी इन बच्चों से भी मालूम किया है कि वो क्या चाहते हैं और ये बच्चे क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं चाइल्ड लेबर में। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सीमा महेश्वरी, जो कि चाइल्ड राइट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका सीमा साहबा। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सरफराज अहमद साहब, जो कि सुप्रिटेंडेंट कंप्लेन हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। मिस सीमा, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। आप इससे पहले भी हमारे शोज़ में शरीक रही हैं। पहले तो ये बताइए कि चाइल्ड लेबर की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में ओवरऑल और स्पेशली सिंध में। पहले तो अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि और मेट्रो टीवी चैनल का कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके तहत आज हम यहाँ मौजूद हैं। देखें ये ख़ास करके जब हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा सीमा जो है वो चाइल्ड राइट एक्सपर्ट है। खैर मैं चाइल्ड राइट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हम ओवरऑल ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं और चाइल्ड राइट भी हमारा डेफिनेटली उसी का एक कंपोनेंट है। अगर हम बच्चों की बात करें और एक बहुत बड़ी अक्सरियत, अगर हम रास्ते चलते हुए मतलब अब जैसे कि हम यूएनओ की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में कवानीन की मिसाल देते हैं, सिंध लेवल पे भी बहुत सारे लॉस मौजूद हैं, लेकिन जब हम सड़कों पे चलते हैं, बाहर रास्तों पे चलते हैं, तो वहाँ हमें नज़र आ रहा होता है जहाँ पे आप खास करके ट्रैफिक के वक्त हम देखें कि सिग्नल्स पे हमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही होती है, जो कि कुछ या तो भीख मांग रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं या कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप मैकेनिक की शॉप्स चले जाएं या छोटे मोटे होटल्स चले जाएं, वहाँ पे भी बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है इंगेज रहती है। और वो बहुत कम उम्र बच्चे जो हमें हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो आप कमर्शियल एरियाज़ में देख लें, चाहे वो सड़कों पे देख लें। इवन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कारपोरेट सेक्टर्स है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख पाते हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है मसरूफ़ नज़र आती है। जिसमें मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है जो कि तकरीबन 1951 नहीं सॉरी 1991 91 में एक कानून बना था कि जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो लेबर में जो है इंगेज नहीं हो सकते, मसरूफ़ नहीं हो सकते, उनसे काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक रिसर्च के तहत तकरीबन 8.3 या 2% जो है एक बहुत बड़ी तादाद होती है, जिसे आप अगर काउंट करें तो मोर देन 2 मिलियन जो है बच्चे इंगेज नज़र आते हैं हमें, जो कि चाइल्ड राइट का शिकार हैं और जिनकी उम्र जो है 10 से 14 साल है। अब 14 साल का बच्चा अगर है तो वो तो काम में एंगेज किया जा सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ वो भी अगर कहीं ना कहीं देखें तो एक मुनासिब अमल नहीं है, क्योंकि 14 साल का बच्चा जो अभी जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, उसका बचपन जो है वो समझ लें कि उससे छीन लिया जाता है। तो अगर 14 साल के बच्चों को भी अगर कानून में काम करने की इजाज़त है तो फिर आप देख लें कि वो बच्चे जो है अपना मुस्तकबिल कहाँ पाएंगे, वो कहाँ नज़र आएंगे। और यही एक रीज़न है कि हमारा लिटरेसी रेट जो है बच्चों के हवाले से बहुत कम है। बहुत ही बड़ी तादाद जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है और इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो है गुर्बत, माशी आलात का बहरान।
हमारे पास जो महंगाई बढ़ती जा रही है, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, खास करके रूरल एरिया के अंदर। अगर आप एक फैमिली स्ट्रक्चर देखें, मतलब एक आइडियल फैमिली स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि माँ बाप और 2 बच्चे। लेकिन आप अगर गांव की सूरत हाल देखें, रूरल एरियाज़ की देखें, वहाँ पे बच्चों की तादाद एक एक फैमिली में अच्छी खासी होती है, और फिर वहाँ पे कमाने के जो है बहुत ज़्यादा ज़राए भी नहीं है, और हमारी अपनी महंगाई ने जो हमारे हालात किए हुए। तो अगर आप बच्चों की पेरेंट्स की काउंसलिंग करने जाएं, पेरेंट्स से बात करें, तो वालिदैन भी यही कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बच्चों की तालीम पे लगाएं या उनकी अच्छी सी तरबियत करें। और बच्चे, इतनी ज़्यादा महंगाई इतनी है कि हम उनको 2 वक्त का खाना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, मुहैया नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ मैं समझती हूँ जिसको ओवरकम करने की हमें ज़रूरत है। जनाब सरफराज अहमद साहब, आप इस इशू को कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। अच्छा, मैं एक तो चीज़ आपको सबको पता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे मुस्तकबिल हैं। हम जब भी बच्चों की बात करते हैं तो हम ये समझे कि मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर बच्चों के हवाले से देखा जाए तो अभी तक मुझे ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो। रिसेंटली यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है जिस पे ये मेंशन किया गया है आफ्टर फ्लड कि 22.6 मिलियन जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। एग्जैक्ट रेशो है 22.6 मिलियन, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो कि बाहर हैं। अब उनकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात एक तो सबसे बड़ी कोविड-19 का था। अब दूसरी अगर बात करें तो फ्लड का था। फ्लड में हमारे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और उनकी रिकंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट के पास अल्टरनेटिव तो हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं जिसमें वो सारों को मैनेज कर सकें। वेल, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं तो चाइल्ड लेबर की, जब जहाँ हम बात करते हैं तो लेबर सर्वे जो 2017 और 18 का था उसके मुताबिक 8.6 जो है मिलियन लोग आउट ऑफ ये लेबर बच्चे जो हैं वो लेबर में काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे जिसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं जो कि हैज़र्डस एरियाज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों के सेहत के मसले हैं, बच्चों के जो है हेल्थ इश्यूज़ के अलावा उनकी और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं। कहीं बच्चों के हाथ कट जाते हैं, हैवी मशीनरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो यूनिसेफ का जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं उन अगर उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए तो उसमें से बहुत सारे बच्चे बेचारे बीमार हैं। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने कानून तो बनाए हैं। कानून आपका इंटरनेशनल, जब आप ट्रीटीज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो उन लोगों ने ट्रीटीज़ पे साइन किए हुए हैं चाइल्ड राइट्स पे। फिर आपका अगर प्रोविंशियल लेवल पे आप देखें तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, लाज आपके पास अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप उनको लिंक करें तो वो सारी चीज़ें जो राइट्स की बात करते हैं तो वो अवेलेबल हैं। आर्टिकल 25 जो ए है वो भी आपको क्लियरली बता रही है कि भाई आप 16 साल के जितने भी बच्चे उनकी एजुकेशन फ्री है, और स्कूल्स में आप उसको इनरोल्ड करें उनकी फ्री है। अभी रिसेंटली जो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनकी जो इंटरवीन है तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हों, और वो हो भी रही हैं। जैसे कि अभी हमने एक आईजी सिंध को लेटर लिखा था वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के हवाले से, जो जेल्स बने हुए हैं तो चिल्ड्रन के जेल अलग से वो सेपरेट बनाए जाएं। एक ये हमारा इंटरव्यून था। दूसरा ये था कि रिसेंटली हमारा एक चेयरमैन साहब जो हमारे हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी नादरा के डीजी के साथ, और उसमें हमने ये इशू उठाया था कि जो बच्चों के बेफार्म रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जो भट्ठा मजदूर है या जो फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कानून हम बना भी लें तो हमारे पास वो डेटा भी नहीं है, वो उनकी काउंटिंग नहीं है, और उसके अलावा जो है हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो कि हम उनको कहीं इनरोल्ड करें तो उसके लिए बेसिक जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया था कि आप नादरा की जो मोबाइल वैन सर्विस हैं वो प्रोवाइड करें, और उनमें जो ख़ास करके जो भट्ठा मज़दूर है या जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वुमेन हैं, जो जो कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, शहरों की तरफ नहीं आ सकते हैं, तो उनको कम से कम वो फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि उनके कार्ड्स बने, उनके बच्चों के बेफाम बने। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये तकरीबन एक हफ़्ता ये मूवमेंट चला है जिसमें हमने कवर किया था हैदराबाद को, मीरपुर खास को, सक्खर को,
और भी कुछ इलाके हैं जिनको हमने ये कवर किया। इसमें हमारे पास काफ़ी ट्रांसजेंडर्स थे, उनकी भी हमने CNSE जो है वो बनवाए थे। जी। राइट। मिसिमा, ये बताइए कि आपने गुफ्तगू की कि 14 साल तक बच्चों को काम करने की इजाज़त, जो इंटरनेशनल कवानीन है, UN के भी जो कवानीन हैं, उसमें बच्चों की डेफिनेशन क्या है? अंडर 18 को आप डेफिनेटली अंडर 18 को आप बच्चा ही काउंट करते जी हैं, बिल्कुल, और क्योंकि उससे ऊपर ही जब सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये क्या डिफरेंस है? देखिए हर मुल्क के अपने कवानीन्स होते हैं। इंटरनेशनल हम जो है सिग्नेटरी हो सकते हैं, हम ट्रीटीज़ हो साइन करते हैं, ठीक है। तो उसके तहत ये होता है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अपने ही कानून हैं, कवानीन हैं, और डेफिनेटली वो यहाँ की पॉपुलेशन, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल तमाम मामलात को मद्देनज़र रख कर ही बनाए गए होंगे। और अभी यानी कि ये तो जो मैं एक्ट की बात कर रही थी वो 1991 एक्ट की बात कर रही थी, और अभी रिसेंटली 2017 में एक और कानून पास हुआ है जिसके तहत बहुत मतलब मेहनत और काविशों के बाद ये एज जो है 14 से 15 साल कर दी गई है। लेकिन अगेन वही आप वाली बात है कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो और 18 हमने साल ट्रीटी से साइन कम, किए हुए हैं, तो हाँ फिर हमें उसे भी, उस एज लिमिट को भी उसी तरह बिल्कुल, लाना कि होगा ना? 18 साल से कम उम्र जितने भी हैं वो बच्चे ही काउंट होंगे, ठीक है, या फिर उसे आप यंगस्टर्स कह सकते हैं, ठीक है, और लेकिन वो बालिग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम मौजूद है कि 14 से 15 साल के बच्चा जो है वो कानूनी तौर पे उसको ये हक और इख्तियार हासिल है कि वो काम कर सकते हैं। उसे आप भी लेबर में इंगेज कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है कि देखिए बच्चे जो हैं मुस्तकबिल का मेमार है, ये जुमला हम हर किताब में पढ़ते हैं, बहुत आम सी बात कही जाती है। लेकिन जब हम अपने मुस्तकबिल को इस तरीके से सड़कों पे सोता हुआ देखते हैं, सड़कों पे बिखरा हुआ देखते हैं, इवन हमारे पास आर्टिकल 25 की जब बात हो रही है तो आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम जो है वो कंपलसरी है, यानी कि उनको तालीम देनी है और वो भी फ्री। और उसी तरफ से हमारा जो ये कानून है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि 14 से 15 साल के बच्चे को जो है आप काम करने की इजाज़त दे सकते हैं, यानी कि वो लेबर कर सकता है। अब मुझे बताएं कि अगर बच्चा जो है 14, 15, 16 साल का बच्चा अगर वो काम करने पे लग जाएगा तो वो पढ़ाई कब करेगा? और डेफिनेटली हमारा जो यही मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो गुर्बत और माशी महंगाई और महंगाई वाले जो हालात हैं, इन चीज़ों के मद्देनज़र अगर आपका कानून भी आपको इजाज़त देता है तो डेफिनेटली लोग यही सोचेंगे कि भाई पढ़ लिख कर करना क्या, वैसे भी यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो अब बेहतर हम अपने बच्चों को जो है इस तरफ लग दें। मैं समझती हूँ कि कवानीन इस तरीके से होने चाहिए कि भाई 18 साल से कम उम्र बच्चों को जो काम करने की इजाज़त ना हो, और अगर वो काम कर भी रहे हैं तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दिलवाई जाए जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आप उनको बहुत सारे कोर्सेज करवा सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर की स्किल्स हैं, मैकेनिक, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप उसको तालीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे अपने आप को फ्यूचर में, यानी कि छोटे छोटे ऐसे पैकेजेस हों, ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे ख्याल से बहुत सारे कोर्सेज अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट से के मैंने इदारे हैं देखे भी, हैं, हाँ। ठीक है। स्टेप्टा लेकिन वगैरह का भी है, टेक्निकल एजुकेशन के लोग लेकिन वहीं पर बात ये है कि वो कोर्सेज अगर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तो उनसे भी फ़ायदा सिर्फ वही बच्चा उठाता है जो ऑलरेडी स्कूल जा रहा है, जिनको मालूमात है, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, या वो बच्चे खुद इंटरेस्टेड है। लेकिन जो ये बहुत बड़ा तकरीबन 12 मिलियन एक बहुत बड़ी तादाद है, पूरे पाकिस्तान में 12 मिलियन बच्चे जो है एक रिपोर्ट के तहत लेबर जॉब में इंगेज है, और ये भी मैं ख्याल से 2018 की कोई रिसर्च की गई थी। अब आप उसके बाद अब तो नंबर 2018 बढ़ से गया होगा। 2018 से 24 तक आ जाएं तो उसका रेशो क्या होगा? अगर हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद अगर वो लेबर जॉब में इंगेज है, और हमारे पास कवानीन भी ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, माँ बाप को जो है, अब तो गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से कुछ वज़ाइफ भी देती है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे जो है जो स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स को पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम अच्छी नहीं है, मयारी नहीं, तो अपने बच्चों को फ़ीसें देकर जो है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरे ख्याल से हर गली नुक्कड़ पे आपको एक स्कूल
छोटा स्कूल नज़र आएगा, जो स्कूल कम बिजनेस सेंटर हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, जहाँ पे किताबें भी आपको वहीं से खरीदनी है, यूनिफॉर्म, मोनोग्राम वाली बुक्स हैं, कवर हैं, वो सारी चीज़ें, और वो भी आपको डबल ट्रिपल प्राइजेस में। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि पहले तो प्राइवेट जो स्कूल्स है कि हर छोटे गली मोहल्ले में एक स्कूल है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, दरबों में बैठ के जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, लाइट नहीं है, सफोकेशन हो रही है, लेकिन उससे तो बेहतर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स बेहतर बनाए जा सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स को रोक दिया जाए या उनका अगर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से मीट नहीं करता, तो ऐसे स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन क्यों दी जा रही है? प्लस जो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं दिए जाते। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके लिए क्या कवानीन है, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है? क्योंकि हमारे यहाँ तो वही बात है ना, जब तक कोई अल्टरनेट नहीं होगी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे किसी कानून के माते, तो कोई उसको फॉलो नहीं वैसे करेगा। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे खर्च करिए, सिंध एजुकेशन सिंध फाउंडेशन के एजुकेशन थ्रू फाउंडेशन आप ले प्राइवेट लें, स्कूल्स को और दे रहे भी हैं पैसे बहुत सारे फंड। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसे आप एनजीओ कह दें, वेलफेयर के इदारे हैं, जो बहुत सारे स्कूल्स को अडॉप्ट करिए, जिसमें मैं सरेआम मतलब एक बहुत ही लियारी का एक छोटा स्कूल था डीसीटीयू, जिसको किरण फाउंडेशन ने जो है अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करिए। आज लियारी के अंदर उस स्कूल का आप स्ट्रक्चर देखें जो कि स्टैंडर्ड मीट कर रहा है, पाकिस्तान और कराची के बड़े बड़े स्कूल्स को कॉम्पीट कर रहा है। रीज़न कि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह की काविश लियारी के एक, जिसे आप और मैं जानते हैं कि लियारी को बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका समझा जाता है, उस जगह पे इस जैसे स्टैंडर्ड स्कूल का होना और बाकी स्कूल्स को, बड़े बड़े बड़ी स्कूल्स बात को है, बीट करना, ये बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पास एक मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत सारे इदारे हैं जो चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं, जिसमें मैं रास्ती का नाम लेना चाहूँगी। रास्ती एक इदारा है जो कि एक एनजीओ है, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1997 से काम कर रहा है, और उनका जो मेन मौक़िफ़ है वो बच्चों के हुकूक पे ही काम कर रहा है, और वो भी इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करवा रहा है कि जो कवानीन मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और कवानीन में अगर कहीं तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। यूएनओ का आर्टिकल 12 जो है वो एक कन्वेंशन है जो कि बता रहा है कि बच्चों को सुना जाए, क्योंकि जब औरतों के कवानीन बनाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि औरत होनी चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे जिसमें अगर पार्लियामेंटेरियन इंगेज हैं, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या डॉक्टर्स का तबका है, या तो हम कहते हैं जो भी रूल्स है उसमें वही कम्युनिटी इंगेज होनी चाहिए। जिस अगर कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं उसकी भी सुनी जाए ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनका है भी तो इनपुट होना उनके चाहिए। भी उनको बुलाया जाए, ठीक है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो बच्चों के ऊपर जब कवानीन बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, तो वाई वी डू नॉट लिसन टू देम? ठीक है वो बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा ही बता सकता है कि वो किस तकलीफ से या किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्योंकि हम तो उसे कह देते वो थोड़ी देर हमें खेलता कूदता नजर आता है क्योंकि बच्चा है, या वो क्या सोच रहा वो है, क्या क्या सोच रहा है, उस पर क्या गुजर रही है। यानी कि मैं रास्ते में चलती हूँ, अक्सर बच्चों को देखती हूँ फूल पकड़े हुए हैं, और वो थकावट और नींद से निढाल एक छोटा सा बच्चा जिसकी मुश्किल से उम्र 6-7 साल की होगी, वो पत्थर का तकिया बना के वो बिल्कुल उस पर निढाल पड़ा हो। आप सोचें कि अगर हमारा तकिया थोड़ा सा सख्त हो तो हमें कितना पैनिक गर्दन हो जाता है। में वो पेन हो किस जाता तरीके से सो रहा है, वो किस जगह सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी उसे हिट कर सकती है, कुछ भी। तो वो बच्चे थकावट से इस हद तक निढाल होते हैं कि वो कहीं भी बैठे बैठे उन नींद है, में नींद आ पड़ जाती है। जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे विंडोज़ हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं खुले हुए, लेकिन हम विंडो के उस तरफ देखना नहीं चाह रहे। राइट। सरफराज साहब, आपने जैसे बताया कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे इतनी बड़ी तादाद है, ख़ासतौर पर फ्लड के बाद भी स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्टेड है, तो इससे आप चाइल्ड लेबर को कैसे लिंक करेंगे कि इससे चाइल्ड लेबर में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? नहीं, इजाफा तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखें कि जब बच्चे बाहर हैं, उनके पास काम नहीं है, तो वो डेफिनेटली अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो वो सारा दिन फारिग होंगे। अब हमारे कम्युनिटी में ख़ास करके सिंध और पंजाब के जो रूरल की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई आप फारिग बैठें, चलें आप खेतों पे काम करें, किसी के घर में काम कर लें, किसी गैरेज में काम कर लें। अब हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन है ख़ास करके लोगों में, जो कि थोड़ा कम अवेयर हैं, कि जो चाइल्ड लेबर की जब हम बात करते तो उनके जहन में सिर्फ फैक्ट्रीज आते हैं कि फैक्ट्रीज में जो काम बच्चे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चाइल्ड लेबर है, बाकी कोई नहीं है।
अगर आप इसी तो चीज़ को इसमें कौन थोड़ा कौन सा, से शोबे आते हैं, कौन कौन से काम आते अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, हैं? बहुत बड़ा हम तो एग्री हैं ही, बिल्कुल, जरी मुल्क हैं। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे आपको पता नहीं कितने बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो चीज़ ये हो गई। अब वो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो एक लंबी लिस्ट लग जाएगी। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि घरों में काम करते हैं एज अ सर्वेंट। अगर आप जो हमारे वडेरे शाही हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जितने भी हमारे जो बड़े हैं, उनके घरों में जो लोग काम करते हैं वो मतलब मोस्टली वो बच्चे हैं। अब अभी जो रिसेंटली एक फातिमा फरोडो का केस हुआ, वो एक कई केस जो हुए हैं, लाहौर में भी इसमें हुआ था पहले, लाहौर में हुए इस्लामाबाद थे, में एक केस हुआ इस्लामाबाद था। में जज के जो घर में ये अब ये सारे बच्चों को वो जो है ना प्रेफर करते हैं कि वो बच्चे, क्योंकि हमारा थोड़ा कल्चरल भी है कि भाई कोई मर्द बाहर का ना हो। ठीक है, तो इस तरह का भी एक वो माइंडसेट जो है ना, कल्चरल या सोशल या रिलीजियस इश्यूज हैं, तो इसलिए हम बच्चे को प्रेफर करते हैं कि वो बच्चा है, वो मान भी जाएगा, रहेगा, तो उसके रहने का भी कोई मसला नहीं है, और वो काम भी कर लेगा, और 24/7 होगा, तो जब भी उसको हम कहेंगे वो काम कर लेगा। अब उसका जो उन पे असर पड़ते हैं उसके लिए तो किसी ने नहीं सोचा। अब कुछ इदारे काम कर रहे हैं डेफिनेटली, जिस तरह मैडम सीमा ने कहा है, रास्ते काम कर रही है, स्पार काम कर रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट के सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो वहाँ से निकल के पहुँचती नहीं हैं। अब फातिमा फरोडो वाला केस हमें पहले तो नहीं पता था कि वो फातिमा फरोडो भी कहीं पे काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे फातिमा फरोडो हैं जो कि मुख्तलिफ घरों में काम कर। अब वो एक केस जब उसकी जो है वो बॉडी मिली, लाश मिली, तो जब बात निकली तो फिर पता चला कि अच्छा ये भी यहाँ पे, अब उनको वो अंदर किस तरह रख के बैठे हैं, खाना देते हैं नहीं देते हैं, उनकी अंदर रिहाइश कैसे है, अरे वो उनको चारदीवारी के ट्रीट अंदर है तो किसी को कैसे, पता नहीं। एग्जैक्टली उनकी कोई ट्रीटमेंट कैसे हो रही है, अगर वो बीमार है तो वो कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो इस पे गवर्नमेंट ने इदारे तो बनाए, लेकिन इदारों की मसला ये है कि इदारों के पास जब तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक वो उनको पता ही नहीं चलेगा। राइट, इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चाइल्ड लेबर पर बात कर रहे हैं और चाइल्ड राइट्स पर मौजूद कवानीन की बात कर रहे हैं कि आलमी सतह पर कौन से कवानीन मौजूद हैं और पाकिस्तान में कवानीन की क्या सूरत हाल है और इसमें चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं। बिसीमा, जैसे सरफराज साहब ने कहा कि घरों के अंदर भी प्रेफर करते हैं, तो ये चाइल्ड लेबर की टाइप्स अगर हम जानना चाहें, कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन कौन से शोबे हैं कि जहाँ बच्चे अगर काम करें। वैसे तो घरों में भी देखा होगा कि अपनी ही फैमिलीज़ में भी बच्चों पे काफ़ी बर्डन होता है। हमारे घरों में हम भी देखते हैं अक्सर बिल्कुल। कि बच्चों को ही हम दौड़ाते रहते हैं कि बेटा ये कर लो और ये कर लो और ये इसमें कर लो। तो इसके हवाले से ज़रा देखिए रोशनी डालिए। जब घरों के अंदर हम छोटे मोटे काम लेते हैं, आप क्या कहेंगे, जाके दूध ले आए, जाके नीचे से ये ले आए, वो तो दैट इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड लेबर। वो तो आप एक काम है जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हाँ, लेकिन आप अपने बच्चे को कहीं पे बाकायदा कुछ घंटों के लिए बिजी कर दें कि वो वहाँ नौकरी करे और उसके एवज़ आपको मुआवजा मिले, दैट इज़ कॉल्ड द चाइल्ड लेबर। एक तो ये। अच्छा, चाइल्ड लेबर में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि सरफराज ने कहा कि हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि जो फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं वही चाइल्ड लेबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे देखें, जिसका अभी फातिमा फुरेरो वाली एग्जांपल दी गई, ये डोमेस्टिक वर्कर कैटेगरी है। अब डोमेस्टिक वर्कर्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद, अच्छा ये सिर्फ देहातों में नहीं है, ये शहरों में भी। शहरों में मैंने बहुत बड़े बड़े ज़्यादा, बड़े बल्कि मेरा ख्याल है बेंगलोज शहरों में में ही होगी देखा शायद है, ज़्यादा। बड़े बड़े घरानों में देखा है कि वहाँ पे बच्चों को इवन अगर आप कभी मॉल्स वगैरह पे, क्योंकि अब तो मॉल्स का भी हमारे यहाँ एक वो कल्चर चल पड़ा है, अगर आप कभी मॉल्स रेस्टोरेंट में देखें तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके बच्चों को संभालने के लिए भी बच्चे उनके साथ चल रहे होते हैं, जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 11 साल, 14 साल, इस तरह 15 साल के बच्चे या बच्चियां शामिल होते हैं, और हम उनको देख रहे होते हैं कि वो उनका सामान भी उठा रहे हैं उनके बच्चों को। और इवन उनके बच्चे इतने छोटे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो अपना गुस्सा उन बच्चों पे निकाल रहे होते हैं, मार पीट रहे होते हैं, उन पे चीख रहे होते हैं कि हाथ छोड़ दो, हटाओ, मुझे ना पकड़ो। प्लस वो जब खा पी रहे होते हैं तो उन बच्चों को एक कोने में बिठा दिया जाता है और वो बच्चा बेचारा इधर उधर नज़र चुरा रहा होता है कि जब ये अपना खाना बड़ी ख़त्म तकलीफ करे में होता है ये। तो ये तकरीबन इस तरह की सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस भी बहुत वीडियोस सारी भी देखी देखी हैं, हैं बहुत सारी। एग्जांपल्स भी बहुत सारी देखी हैं। तो
यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि जो डोमेस्टिक वर्कर वाला जो कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि बुरी तरीके से मुतासिर वो होता बच्चे है ज़्यादा वो एब्यूज बच्चा हो रहे जो थे। डोमेस्टिक वर्कर है, क्योंकि बाहर अगर किसी बच्चे को मार पीट हो रही है तो वो नज़र आ रहा है और उसे शायद कोई ना कोई कोई रोक ना ले, कोई पड़ोसी देख लेकिन ले, कोई घर के शॉप वाला देख ले, चार वो कहते हैं चार दीवारी के अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी उन्हीं बच्चों पे निकलता है, मारपीट भी उन पे होती है, जिसकी एग्जांपल हम ये जो पंजाब वाला केस था जो जज के घर का था कि बच्ची की हड्डियां तक टूटी हुई थी, यानी कि फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल था कि उस बच्ची को इस तरीके से पूरी तरीके से आपका मारा सिंध गया था, वाले भी कई टॉर्चर केसेस किया हैं गया। जिसमें एक बच्ची एक्सपायर भी हो गई थी जो घर में जी जी थी बिल्कुल, वो ऐसे तो। बहुत सारे केसेस अगर हम कभी इन केसेस की स्टडीज करें, स्टोरीज निकाल, ये तो हम उन केसेस का जिक्र कर रहे हैं जो जो मंजर बहुत आम पे ज़्यादा जिसे हाईलाइट हो जाता है। मैं आपको इजीली समझा सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ, आप कहते हैं ओके दिस, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो उन स्टोरीज को समझाना कहाँ क्या वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे पास है। अच्छा, फिर लेबर लॉज के अंदर आप देखें कि जो मैंने आपको बताया कि ये मार्केट के अंदर मैकेनिक पे जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं उनको बहुत ही कम मुआवजा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर जो उस्ताद बैठा हुआ होता है वो उनको किस तरीके से ट्रीट करता ट्रीट है। करता कभी है। आप जाएं, आप अपनी गाड़ी बनाते हो उनको देखें कि उनका जो है रवैया क्या है। उनकी फिर एक सेल्फ बॉन्डेड रिस्पेक्ट भी लेबर, बड़ी उस पर बड़ी जी, फिर हर्ट होती एक बॉन्डेड लेबर है। बॉन्डेड लेबर में भी ये एग्जांपल्स हैं जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स की हम बात कर लेते हैं, जिसमें बच्चे बाउंड है। आप माँ बाप जो है वो बच्चा वहाँ छोड़ के आता है, बच्ची छोड़ के आ जाता है, जो कि फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है, मेंटली अब्यूज़ हो रहा है, उनके साथ साथ मारपीट नहीं की जाती बल्कि सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है उनको, ठीक है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों की हालतें कैसी होती है, कुछ बच्चों की हमें डेड बॉडीज़ मिलती है। इवन पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है 1992 का, 1992, जो कि कहता है कि बॉन्डेड लेबर इज़ नॉट अलाउड, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। डोमेस्टिक वर्कर्स की भी हमारे पास इतने एग्जाम्पल है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 2,64,000 बच्चे जो है वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे मसरूफ़ पाए जाते हैं। और ये भी वो फिगर्स हैं जो मैं आपको पुरानी उठा के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे रिसेंटली कोई इस तरह की फिगर्स नहीं मिल रही, तो उसकी तादाद कितनी होगी। ये भी वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक पता ही नहीं है, मंजर आम पे राइट। नहीं। सरफराज साहब, ये बताइए कि चाइल्ड लेबर में जैसे मुख्तलिफ शोबाजात से हमने बात की है, इसमें हाई रिस्क भी कुछ शोबे हैं जहाँ पे बच्चों को काम करते हुए देखा जाता डेफिनेटली देखिए बच्चों की जब हम बात करते हैं तो एक है। रिस्क के हवाले से कैटेगराइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेडिकली जब आप देखते हैं, मेडिकली आप उस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो हमें अक्सर ये मेडिकल साइंस से ये पता चलता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पे जल्दी किसी भी वायरस का अटैक होता है, जब क्योंकि उनका जो बॉडी है तो वो सभी उसको फेस करने के काबिल नहीं होता है एक सर्टेन एज के मुताबिक। जब आप उस बच्चे को आप किसी ऐसे फैक्ट्री में छोड़ रहे हैं जहाँ पे केमिकल का है, जैसे कि मेडिसिन फैक्ट्रीज हैं या फिर जो केमिकल की जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल एंड गैस का जो है वो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हम भी जब भी ऐसी किसी जगह में जाते हैं जहाँ पे कोई ऑयल की या इस तरह की जो है बदबू होती है तो वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो बच्चे उसमें खास करके कोल फैक्ट्रीज़ हैं जैसे, तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री हैं जिस पे आपको इसकी जो मेडिकली इस पे वो हाई एजर्ट्स में मेंशन होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये जो बच्चे मैकेनिकल काम कर रहे हैं, खास करके जो मोटरसाइकिल गाड़ियों के, अब इस पे भी जो ऑयल निकलता है ना, उसको हम एज अ शहरी टच करना भी पसंद नहीं जी। करते हैं। ऐसे ठीक है, पढ़े लिखे हम काला फुल सूट काला पहन के अच्छे काला हैं कि हाथ लगाना भी पसंद, और जब आप हाथ लगाते हैं तो वो उस पर एक चिकनापन, बहुत सारा एक मेल गंध जो है वो एक भरा पड़ा होता है ना, और वही बच्चे उन्हीं को काम करते हैं, उसी हाथों से वो खाना भी खाते हैं, उसी हाथों से वो पानी भी पीते हैं। वहाँ पे पानी किस तरह का है, साफ़ है या नहीं है, गिलास किस तरह का है, तो मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स कि उसमें उसकी मेडिकल को तो डेफिनेटली उस पर हिट होता है। और यही मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि जो मेडिकल अगर आप इन बच्चों की ट्रीटमेंट किया जाए तो आपको बहुत सारे बच्चे बीमार मिलेंगे, उनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, फिजिकली वो तो आपको सही लग रहे हैं,
अभी उनको जब वो एक सर्टेन एज में आएंगे तो उनको वो चीज़ें और ज़्यादा नज़र आएंगी, वो और प्रॉब्लम्स नज़र और आएंगी। इस हवाले से कभी कोई सर्वे वगैरह हुआ है क्या हुकूमती सतह पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है। चाइल्ड सर्वे की जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने की है कि तो उस वो भी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो इसलिए भी सिंध जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमने एक लेटर लिखा था लेबर मिनिस्टर को कि आप ये जो सर्वे हुआ है इसको आप पब्लिश करें ताकि पता चले कि कितने बच्चे जो हैं वो रिसेंटली काम कर रहे हैं और किस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो एक लेकिन आपके पास अपडेटेड एक डेटा आ जाएगा। एग्जैक्टली तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी हमने एक और लेटर लेबर मिनिस्टर को, लेबर सेक्रेटरी को लिखा था कि आप डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर जो है उस पे आप कोई लॉ बनाएं, क्योंकि पॉलिसी हमारे पास यूथ पॉलिसी अभी बन गई है, हमारे पास ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बन गई है जिसमें भी हमने मेंशन किया हुआ है चाइल्ड राइट्स पे। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है और गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रही है। अब हमारे पास एक जो है एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई जल्दी से चीज़ें हों, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट ये है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, उसमें मसले भी हैं और उनको इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हमारे पास कंसल्टेशन होते हैं जिसमें हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जिस तरह रास्ती है या इस बार का मैंने नाम लिया या कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेसिफिकली चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। राइट। मिसीमा ये बताइए कि आप ट्रैवल भी करती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी शिरकत करती हैं, तो बच्चों से बात आपकी हुई होगी, डेफिनेटली इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे खुद क्या कहते हैं कि मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मौजूदा लॉज हैं, जो वर्किंग इन्वामेंट है, चीज़ें हैं, उसमें उन्हें किस चीज़ में चैलेंजेस हैं और वो ख़ुद को क्या वो रेस्क्यू करना चाहते हैं? देखें, अख्तर साहब, अभी तक मैंने जितनी भी बातें की ना, तो उसमें तकरीबन, क्योंकि हमारा काम ही है, जब हम ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं या सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं, तो उसमें हमारा काम ही होता है लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, सबको देखना। और हम जहाँ भी जो भी मामला देख रहे होते हैं तो हम उनसे ऐसे ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं की ही आवाज़ है कि वो चाहते हैं क्या हैं, वो समझते क्या हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो अपने ज़बान को वो आवाज़ नहीं दे पाते एक्यूरेट कि वो क्या बयान करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे गांव देहातों में आप चले जाएं और बच्चों से पूछें कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो एग्रीकल्चर कामों में एंगेज है, खेती बाड़ी में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ज़राअत का काम आम है, वहाँ पे खेती बाड़ी का काम ज़्यादा किया जाता है। तो माँ बाप के साथ साथ बच्चे, यानी जितने बच्चे हैं सिवाय छोटे बच्चों के अंडर 5 इयर्स, जो कि डेफिनेटली काम नहीं कर सकते, उससे बड़ी तादाद के 5 साल से लेकर आप बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे देखें, ऑलमोस्ट पाए जाते हैं कि वो खेतों में काम कर रहे हैं। मजदूरी पे आप बट्टा मजदूरी देख लें, वो मटीरियल उठा के जा रहे हैं, आ रहे हैं, पानी भर कर ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब उनसे आप बात करें, उनसे पूछें कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं कि पता नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्कूल पढ़ना तो चाहते हैं, मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी जो है स्कूल जाना है, मैं भी बैग लेकर जाऊं, लेकिन मेरे गांव में स्कूल नहीं। कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, प्राइमरी तक इनफ हो जाता है, क्योंकि उनके स्कूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। माँ बाप कहते हैं कि डेफिनेटली हम इतने 10-10 किलोमीटर्स, 6-6 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर, इवन 3-4 किलोमीटर्स भी है, तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है इतने घंटों। खास करके लड़कियां, बच्चियां तो इसी वजह से ही जो देहात है में ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज। अनएजुकेटेड रह जाती हैं कि लड़कों को तो वो फिर भी भेज देते हैं, लड़कियों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। उनके हिसाब से ये माहौल उनके लिए नासाजगार है कि बच्चियां जो अकेली इतने लंबा सफ़र करते हुए वो स्कूल तक जाए। अगर उनके गांव में आसपास प्राइमरी है तो प्राइमरी तक पढ़ लेती हैं, और वो बच्चियां आगे पढ़ पाती हैं जिनके आसपास कोई सेकेंडरी स्कूल वगैरह मौजूद है। तो इवन मुझे बताएं कि हमारे घरों में हमने अपने बच्चों को बहुत सारी सहूलतें दी हैं, सब ना सही लेकिन कुछ हद तक हमने सहूलतें दी हैं। लेकिन जब हम बच्चों को कोई एक्स्ट्रा बर्डन कर दें या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उनके लिए तो स्कूल का बैग भी एक बहुत बड़ा बोझ लगता है कि भाई इतना भारी भरकम बोझ है, या फिर मुझे नीचे जाना, ये वो एक्सप्रेस कर रहे होते। तो आप मुझे बताएं, आप कभी क्योंकि आप खुद भी जो है चैनल से वाबस्ता हैं, एंकर हैं, आप खुद भी जो है रिपोर्ट करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के हवाले से भी, तो कभी आप
आप भी मिलते होंगे, आपको भी पता होगा, कभी आप जाएं उन बच्चों से सुने कि जिस बच्चे से उसकी उम्र और उसके वजन से ज़्यादा काम लिया जाता है वो किस तकलीफ से गुजर रहा होता है। जिस बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा, वो भूख से तड़प रहा है, लेकिन चुप करके बैठा हुआ कि खाना मिलेगा तो मैं खाऊंगा वरना मैं उफ नहीं कर, उफ करेगा तो शायद उसको मारपीट होगी। वो उस मार से बचने के लिए शायद भूख भी बर्दाश्त कर रहा होता है। फैक्ट्रीज में इतना उनसे काम लिया जाता है। यहाँ पे तो आप देखें ना कि मर्दों और औरतों की अगर आप वेजेस में भी बहुत वेजेस बड़ा पे डिफरेंस बात है करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक बच्चों ही को तो जगह पे बिल्कुल ही आप ऐसा। मर्द के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, मैं औरत के तौर पे काम कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी में रिडक्शन होगी। नॉट एवरीवेयर लेकिन ऑलमोस्ट होता है। तो फिर आप सोचे, बच्चों को तो सिर्फ ये समझा जाता है कि बच्चा है, लेकिन बच्चे की एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम किया करवाया जाए, शॉप्स पे भी, जगह पे भी, और फिर उनको भाग दौड़ का, और फिर उन बच्चों को इजाज़त नहीं होती कि वो शायद घर पे 2-4 घंटे अगर चले जाए। बहुत सारी जगहों पे मतलब तो ये उनको होता है, खाने वाने का वक्फा भी नहीं मिलता होगा, नहीं टाइम भी नहीं बहुत मिलता। सारी जगहों पे तो ये कि बच्चा घर पे ही नहीं जाता, वो वहीं पे सोता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे उठता है, क्योंकि उनको इतने लेट आवर्स तक काम में बिजी रखा जाता है। तो खाना पीना ये तो फिर भी मेरे ख्याल से बात की बात है। तो ये बहुत ही ये चीज़ें हमारे यहाँ आम है। मैं समझती हूँ कि देखिए जैसे कि रास्ती का एक इवेंट अटेंड कर रही थी तो उसमें उन्होंने 2-4 बातें रिकमेंडेशन के तौर पे दी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो भाई हमारे जो कवानीन के अंदर जो तज़ाद पाया जाता है कि भाई 14-15 साल के बच्चे को काम करने की इजाज़त है, तो फिर आप जो है स्कूल की जो एज है वो 16 साल तक है, तो वो 16 साल की उम्र तक बच्चा स्कूल जाए या इन उम्र में जो है वो काम करे, इसको बाकायदा चेंज होने की ज़रूरत है। प्लस हमें जो है बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि रास्ते के साथ हमने कुछ बच्चों उस इवेंट में कुछ बच्चों को बुलाया गया था और वो बच्चे खुद अपनी आप बीती बता रहे थे। और मज़े की बात है वो बच्चे कहीं गांव देहात के नहीं, यहीं पर ये अपना वैसे शहर बल्दिया के बल्दिया साइड पे, ठीक है, बल्दिया टाउन और इसी साइड पे वेस्ट की बात कर रही हूँ, कराची वेस्ट की। वहाँ की 2-4 बच्चे आए हुए थे और वो अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि घरों के अंदर जो काम दिया जाता है होम बेस्ड वर्कर कहा जाता है। माँ बाप वो तो इंगेज हैं, खास करके औरतें तो होम बेस्ड वर्कर के तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन बच्चे भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे खड्डी का काम लिया जाता है, उनसे सफाई का काम लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, और उसका जो मुआवजा दिया जाता है वो ना होने के बराबर। और घर में भी बच्चों को होम बेस्ड वर्कर के तौर पे इंगेज रखा जाता है कि भाई पैसे नहीं है, हम काम कर रहे हैं, माँ फ्री होती है घर के कामों से, वो काम पे लग जाती है, तो फिर बच्चे जितने हैं जैसे वो फ्री होते हैं तो उनको भी काम पे लगाया जाए। और वो बच्चियाँ पढ़ी लिखी पढ़ भी रही हैं और अपनी तालीम को सपोर्ट करने के लिए वो घर पे बैठ के काम भी कर रही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें जो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कवानीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखें अगर 18 साल से कम उम्री पे बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन शनाख्ती सकता, कार्ड छोड़ दें, लाइसेंस नहीं बन सकता, मोबाइल आजकल हर बच्चे के हाँ हाथ सिम में, लेकिन मोबाइल की सिम सेम रजिस्टर्ड इशू। नहीं करवा सकता वो बच्चा। एक छोटी सी बात है, मोबाइल तो यूज़ कर रहा है, आपने मोबाइल के यूज़ पे जो है कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो मोबाइल इस्तेमाल कर, बच्चा पैदा होते ही आजकल मोबाइल, उसकी सिम रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो 18 साल का नहीं। तो एक छोटी सी बात का मवाजना आप उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ से करें कि वो बच्चा काम कैसे कर सकता है, और ख़ास करके ऐसे काम जिससे उसकी सेहत, फिजिकली सेहत भी, इमोशनली भी और मेंटल हेल्थ भी जो इफ़ेक्ट करती है, तो वो बच्चे कहाँ पहुँचेंगे। फिर हमारे यहाँ जो एक वायलेंस का कंपोनेंट आम है, तो वो कंपोनेंट की क्या वजह, फ्रस्ट्रेशन, उस बच्चे को मारपीट हो रही है जहाँ पे वो काम कर रहा है, एग्रेसिवनेस, वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी यही कर रहा है। तो ये देखें एक ये चीज़ें एक तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। अगर गवर्नमेंट ने कवानीन बनाया है कि 5 साल से 16 साल के बच्चों की एजुकेशन कंपलसरी है, ये वर्ड यूज़ होता है कंपलसरी है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। वो बच्चे, वो माँ बाप, ठीक है आप बच्चों की जो है वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना करें, गवर्नमेंट फ्री तालीम दे रही है, वहाँ पे बच्चे का एक वक्त का खाना भी जो है अरेंज करवाएं, ताकि वो बच्चा जाए स्कूल में खाना खाए, सुबह को उसको जो है लाइट सा रिफ्रेशमेंट दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाएं, उनको कॉपी किताबें तो मिल रही, लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चा स्कूल में क्यों नहीं, अगर नहीं है तो उसके माँ बाप से पूछा जाए और इस पे कोई ना कोई ऐसी बात का तयन किया जाए कि अगर माँ बाप गरीब हैं तो उनको क्या सब, अगर मैं समझती हूँ उनके 5 बच्चे और 5 बच्चों को अगर 2 वक्त का खाना मिल जाता है स्कूल के अंदर, उनको किताबें मिल जाती हैं, उनको जो है एक अच्छा माहौल मिल जाता है, तो कौन सा माँ बाप ऐसा जो नहीं फिर बेचना हम चाहिए। इससे इनरोलमेंट जो है ना वो हाँ बढ़ सकती बढ़ है, सकता, इसी के उसमें साथ इजाफा मैं होगा। 2 चीज़ें और ऐड करूंगी कि बच्चों को
अगर ऑनर सिखाना है, वो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उनको वोकेशनल तालीमात के अंदर एंगेज करें, ताकि वो छोटे छोटे कोर्सेज़ को अपनी तालीम से कनेक्ट करें और वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके कि उसे तालीम के साथ अपना कैरियर क्या बनाना है। तीसरी बात ये कि बच्चों को सुनाया जाए, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो लेजिस्लेशंस हों, पॉलिसीज़ हों, उनके क्या कंसर्न्स हैं, हमें उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर कहीं पे हम बच्चों को इंगेज देखते हैं, तो आजकल हमारे इस माशरे में एक बहुत ही आम सी रिवायत है कि भाई ये उनका मामला है, मैं दूसरों के मामले में क्यों बोलूं। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये याद है कि हम खेलते कूदते पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते थे, और अगर वहाँ हम आपस में बच्चे लड़ते थे, गाली गलौज करते थे, कोई ऐसी, तो कोई भी ऐरा गैरा वहाँ से गुजरा जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो अपना फर्ज समझता था कि उन बच्चों को रोके, डांटे, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक आध थप्पड़ भी लग जाती थी। और उस वक्त हमें पता चलता था कि हर एक बंदा जो दूसरे बंदे पर नज़र रखे हुए, तो ये एक सेफ्टी थी। उससे क्या, कोई बच्चा जो है उन बच्चों को मिसयूज़ नहीं कर सकता था। वो बच्चे आपस में इखलाकियत के, सिर्फ मुझे मेरे घर में डांट नहीं पड़ेगी बाहर। अब हमने ये जो सिस्टम बनाया हो कि भाई ये तो मालिक और नौकर का मामला है, ये माँ बाप हाँ का हाँ, मामला क्यों? है, ये दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं उनका, क्योंकि अगर मैं इन्हें कहूँगा तो उनके माँ बाप मुझे कहेंगे। हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत। अगर ये रवैया हमने नहीं बदला तो हम अभी भी हालात देख रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे फ्यूचर में हमारे क्या हालात हो राइट, सकते हैं। सरफराज साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कवानीन में चेंजेस के हवाले से खासतौर पर? सर पहले तो मैं एक चीज़ पे कमेंट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास हमेशा ये कहा जाता है कि जो है ना पेरेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लेकिन मैं क्योंकि फील्ड में पूरे सिंध में जाता रहता हूँ और मेरे पास केसेस भी आते हैं, मैं केस भी डील करता हूँ और मीडिया में भी देखते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि स्कूल का छत गिरा है और बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। अगर उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ पे ज़ख्मी वो कैसे होते हैं? कैसे? दैट मीन्स के नहीं, वो पेरेंट्स भी बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे खुद इंटरेस्टेड हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो उसमें चाइल्ड अब्यूज़ भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंटरलिंक्स हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। फिर जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की बात की है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो पीपीएचआई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब कुछ जो इंडिविजुअल लोग हैं वो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिसमें सिंध में एक अभी हमने ही मूवमेंट एक चलाई हुई है, क्वाइन दी एजुकेशन के नाम से। वो अच्छा। पूरे सिंध में चल रहा है। उसमें तकरीबन कोई 300 से 600 बच्चे एनरोल्ड हैं और उसमें मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। और उसमें बच्चे कौन से हैं? जो फार्मर है उसका बच्चा है, हारी है, और उसके अलावा जो वो यतीम है, ठीक है, और उसके अलावा जो मज़दूर है, इनके बच्चे हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि भाई हम पैसे कमा नहीं सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन के खर्चे नहीं हैं। तो हम उनसे सिर्फ एक कंडीशन लेते हैं कि आप सिर्फ ये गारंटी दें कि आपका बच्चा पढ़ेगा, बाकी खर्चा जो है हम खुद उठाएंगे। और राइट। इसी तरह से हम ये पूरे सिंध में हमने स्लोली ग्रेजुअली हम कवर करें। और ये एक वॉलंटियर, ये कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, ये एक वॉलंटियर ग्रुप है जिसमें मैं खुद उसको देख रहा हूँ, हमारे कुछ और दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान से हैं। और ज़बरदस्त। इसमें कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये कोई नॉन मुस्लिम है या फलां है या पंजाबी, ये ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के लिए। हमने सिंध में से स्टार्ट किया है, कुछ हमारे सिंध में दोस्त एनरोल्ड हैं, कुछ हैदराबाद में, खैरपुर में, लाड़काना में, सक्खर में, और उसके अलावा पंजाब के जो हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, पंजाब से, वो हमें इन काइंड ऑफ डोनेशन सपोर्ट करते हैं कपड़ों के सूरत में। और मज़े की बात यह कि हम पूरे हैदराबाद से कचरा उठाते हैं, अच्छा। कचरा उठाते हैं, और वही कचरा हम उसको रिसाइकल करके बेच के, और उनमें से जितने पैसे आते हैं उनमें वो से आप हम, इस पर जो रहता। और उनमें से हम चले बच्चों को ज़बरदस्त, इस देंगे। पर फिर किसी वक्त आपको इनवाइट भी करेंगे। प्रोग्राम मोस्ट का वेलकम। हमारा जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जा रहा है। बस लास्ट कमेंट अगर कोई आप करना चाहें, बस टेक होम मैं मैसेज। मैं मेरी यही सजेशन है कि जो इदारे काम कर रहे हैं, अब रिफॉर्म्स तो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उनको ज़्यादातर जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो इस तरफ आएँ, एजुकेशन की तरफ आएँ, क्योंकि एजुकेशन होगा तो चेंजिंग होगी, अदरवाइज़ फिर हम ये बैठ के डिबेट ही करते रहेंगे। राइट, मिसीमा, लास्ट कमेंट, टेक होम मैसेज। मेरे ख्याल से हमने जितनी भी गुफ्तगू की, अगर हम इन्हीं तमाम मामलात को सेट कर लें, तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ अक्सर ये होता है कि माँ बाप
को भी क्लेम किया जाता है, गवर्नमेंट को भी क्लेम किया जाता है, कभी बच्चों को तो कभी जो सामने से मामला होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबकी इसमें जिम्मेदारी बनती है, हम सबको मिलजुल कर जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और मिलजुल कर अपने अपने वो कहते हैं ना कि जगह पे रहते हुए या अपने वर्किंग डोमेन में रहते हुए कोई ना कोई ऐसा किरदार अदा करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो हमने कुछ इदारों के नाम लिए, तो ऐसे इदारों को सस्टेन करना चाहिए ताकि वो इस तरह की चीज़ों को मंजर आम पे लाते भी रहें और इस तरह के कामों को आगे प्रमोट भी करते रहें, ताकि हम किसी हद तक इन मामलात को जो है रिड्यूस कर सकें, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के तौर पे हमें जिसका सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिस सीमा और सरफराज साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक रहे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।